जी, किसी को कोई सवाल पूछना है सो फार? ऑलराइट, प्रोसीड करते हैं। कर लेता हूँ। सो लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे सिलेक्शन के बारे में कि हमारे पास अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स मौजूद हो सी प्लस प्लस में और हम चाहें कि उन एक से ज़्यादा स्टेटमेंट में से जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो तो या तो सिर्फ एक स्टेटमेंट रन हो या कुछ, सारी नहीं, और कौन कौन सी रन हो वो भी हमारे पास इख्तियार हो कि हम डिसाइड कर सके। सो ये प्रोसेस जो है वो सिलेक्शन कहलाता है। और सिलेक्शन की जो सबसे बेसिक एग्जांपल हमने देखी थी वो थी इफ स्टेटमेंट, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। इससे कुछ हमने एग्जांपल्स भी सॉल्व करके देखी थी। आगे प्रोसीड करते हैं। वेयर इज इट? ओके, अपना अगर बाकी सबको आवाज़ सुनाई दे रही है और किसी एक को सुनाई नहीं दे रही तो वो मीटिंग लीव करके दोबारा ज्वाइन करके देखें। ओके, खैर प्रोसीडिंग फर्दर, हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट है। अब इफ एल्स स्टेटमेंट से क्या मुराद है? इफ से मुराद है अगर ऐसा हो तो, इफ एल से मुराद है अगर ऐसा हो तो ये, वरना कुछ और। ठीक है, सो वरना वाली जो बात है वो इफ स्टेटमेंट में नहीं थी। वरना वाली बात हम इफ एल्स स्टेटमेंट में देखते हैं। सो इफ स्टेटमेंट में क्या था, हम कोई कंडीशन लिखते हैं, अगर वो कंडीशन दुरुस्त हो तो फिर हमारी स्टेटमेंट रन हो जाती है, अगर दुरुस्त ना हो तो स्टेटमेंट रन नहीं होती। वो उसकी कमी थी। हम चाहते हैं कि अगर स्टेटमेंट दुरुस्त हो तो कोई एक आउटपुट आए, अगर गलत हो तो फिर कोई दूसरी आउटपुट आए। ठीक है, सो उस काम के लिए जो हमारे पास स्टेटमेंट होती है वो कहलाती है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट इज अनदर टाइप ऑफ इफ स्टेटमेंट। ये इफ स्टेटमेंट की ही दूसरी किस्म है। इट एग्जीक्यूट्स वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स when the condition is true and the other when it is false। तो अगर तो ये सही है तो फिर ये एक स्टेटमेंट देती है, अगर सही नहीं है तो फिर कोई और स्टेटमेंट देती है। In any situation one block is executed and the other is skipped। तो दोनों सूरतों में एक स्टेटमेंट या एक स्टेटमेंट्स का मजमूआ रन होगा, दूसरा रन नहीं होगा। इन इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट में होता क्या है,
बोथ ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट कैन नेवर बी एग्जीक्यूटेड इफ एल्स में दोनों चीजें रन नहीं हो सकती। जैसा कि कल हमने पिछले लेक्चर में हमने एक मिसाल ली थी कि अगर 40 से ज़्यादा नंबर हैं तो स्टूडेंट्स को हम कहते हैं कि पास हैं, अगर 40 से कम नंबर है तो हम कहते हैं फेल है। तो पास और फेल दोनों एक साथ दिखाई नहीं दिया जा सकता। जी नूर फातिमा, आप कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं? सर अगर एल्स वाली ने रन ही नहीं करना तो फिर हम इफ वाली सिर्फ लिख लेते हैं, एल्स वाली को दूसरी कंसीडर बात ही नहीं देखिए, करते। हाँ उस सवाल का जवाब, दूसरा सवाल देखिए, बोथ ब्लॉक्स और स्टेटमेंट कैन नेवर बी स्किप्ड। अगर दोनों रन इकट्ठी नहीं हो सकती तो फिर ऐसा भी नहीं हो सकता कि दोनों में से कोई भी रन ना हो। दोनों में से कम एक जरूर रन होगी, ठीक है। दैट इज वाई हम एल्स स्टेटमेंट लिखते हैं, क्योंकि दोनों में से हमने एक को करवाना ही करवाना है। हमने कोई शर्त रख देनी है, शर्त सही हो ये पहली रन हो जाएगी, शर्त गलत हो तो दूसरी रन हो जाएगी, ठीक है। दैट इज वाई हम इफ एल्स स्टेटमेंट। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से है, हम इफ लिखते हैं और उसके बाद हम लिख देते हैं कंडीशन, जैसे कि हमने सिंपल इफ में लिखा था। उसके बाद हम सेमीकोलन नहीं लगाते, एंटर कर देते हैं और नीचे स्टेटमेंट लिख देते हैं कि अगर ऐसा मुमकिन हो तो फिर क्या आउटपुट में आएगा, और फिर उसके बाद सेमीकोलन लगा के हम एंटर कर देते हैं। उसके बाद अगली लाइन में हम एल्स लिखते हैं और एल्स के साथ ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एल्स का मतलब होता है अदरवाइज, वरना, ऐसा नहीं हो तो फिर एल्स जो है वो बेसिकली नेगेटिव है उस कंडीशन का जो इफ में लिखी है, ठीक है। सो अगर कंडीशन दुरुस्त है तो इफ, अगर गलत है तो एल्स, ठीक है। इस वजह से एल्स के साथ हम कोई भी चीज़ नहीं लिखते और उसके नीचे हम फिर लिख देते हैं दूसरी स्टेटमेंट। तो ये दो स्टेटमेंट्स हमने लिखी, ये वाली और ये वाली, तो दोनों में से एक ही रन होगी, क्योंकि इफ और एल्स दोनों जो है वो एक दूसरे के खिलाफ वर्क करते हैं, ठीक है। दूसरा सवाल, अगर मुझे एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स रन करनी हो तो फिर मैं क्या करूंगा? मतलब अगर कंडीशन दुरुस्त हो तो मुझे एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स रन करनी हो, फिर मैं क्या करूंगा कि फिर मैं इफ कंडीशन के बाद ये ब्रैकेट्स यूज करूंगा, जिस तरह से हम उसके बाद ब्रैकेट यूज करते थे फंक्शन बिगिन करने के बाद, ठीक है। मेन बॉडी बिगिन करने के बाद हम करते हैं ये चीज, ब्रैकेट ये वाली स्टार्ट करते हैं। सो हमारे पास बेसिकली इफ स्टेटमेंट के बाद भी हमने यही ब्रैकेट स्टार्ट करना, ठीक है। और फिर एल्स के बाद भी अगर हमने एक से ज्यादा स्टेटमेंट देनी चाहिए। सो इफ के फ्लो चार्ट में और इफ एल्स के फ्लो चार्ट में ये फर्क है, ये फर्क। सो अगर आपको याद हो इफ का फ्लो चार्ट तो ये कंडीशन थी, अगर ट्रू हो तो ये, ट्रू हो तो ये स्टेटमेंट रन होती थी, फॉल्स हो तो स्टेटमेंट रन नहीं होती थी, प्रोग्राम एंड हो जाता था। लेकिन इफ एल्स में अगर कंडीशन फॉल्स हो तो भी एक स्टेटमेंट रन होगी, ठीक है। सो ये फर्क है, यहाँ पे फर्क है हमारे पास इफ स्टेटमेंट में और इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। सो फ्लो चार्ट से आप लोग वाकिफ हो गए होंगे। मैं अभी आपकी मैंने असाइनमेंट नहीं देखी, इसके बाद मैं देखूंगा लेक्चर के बाद, तो आई विल सी कि आप कहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन फ्लो चार्ट्स को अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, हम एक मिसाल देखते हैं। एक प्रोग्राम लिखें, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर एंड फाइंड्स वेदर इट इज इवन और ऑड यूजिंग इफ एल्स स्ट्रक्चर। अब हमने कंप्यूटर में एक प्रोग्राम बनाना है जो कि एक नंबर पुट करें जिसमें, और बताना है कि क्या वो नंबर इवन है या ऑड है। कोई मुझे बता सकता है कि कैसे चले? फर्ज करें कि आप स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं और स्कूल के बच्चों को मैथ पढ़ा रहे हैं और उनको आपने समझाना है कि इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है। हमारा कंप्यूटर भी स्कूल के बच्चों के जैसा है,
अगर हमने उसको कोई अपनी मर्जी का प्रोग्राम समझाना है तो फिर हमें उसको पूरी बेसिक से शुरू से समझाना पड़ेगा, ठीक है। अब क्योंकि हम इवन ऑड समझाना चाह रहे हैं कंप्यूटर को, तो हमें उसको ऐसे ही समझाना पड़ेगा जैसे बच्चों को समझाते हैं। तो कोई मुझे बताए कि किस तरह आप समझाएंगे। सर एक दफ़ा दोबारा थोड़ा सा बता दें प्लीज। सवाल मेरा ये है कि फर्ज करें आपने एक छोटे बच्चे को, स्कूल के बच्चे को समझाना है कि इवन नंबर्स क्या होते हैं और ऑड नंबर्स क्या होते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है, तो आप उसको कैसे समझाएंगे। हम ये बताएंगे कि जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं जितने भी, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये सारे जो होते हैं ये इवन नंबर्स होते हैं, जबकि इनके अलावा जो होते हैं वो ऑड नंबर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन मसला ये है कि आपका स्टूडेंट मल्टीपल्स के लफ्ज से वाकिफ नहीं है। तो फिर हम उसे सिंपली बताएंगे कि 1, 3, 5, 7 जो होते हैं ये ऑड नंबर्स होते हैं, बाकी जो 2, 4, 6, 8 होते हैं वो इवन होते हैं। नहीं, वो तो आप उसके इल्म में इजाफा कर रहे हैं, ये इस बात से मुझे एतराज़ नहीं है, लेकिन मैंने आपसे सवाल पूछा है कि अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना हो तो ठीक है, आपने बात सही बताई कि 2 के मल्टीपल्स, लेकिन मैंने कहा कि अगर उसको मल्टीपल्स का मतलब नहीं पता तो फिर आपको उसको मल्टीपल्स का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम मल्टीपल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे तो फिर उसको सारे मल्टीपल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे, 2 के, 3 के, 5 के, 6 के। लेकिन मोस्ट बेसिक जो डिफरेंस आता है वो 2 के मल्टीपल से ही आता है, ठीक है। सो मैं अगर इवन ऑड समझा रहा हूँ तो मैं उसको ज़्यादा डीप कंसेप्ट मल्टीपल्स में लेके नहीं जाना चाहूँगा, मैं उसको इवन ऑड पे ही रखना चाहूँगा। कोई और कोशिश करना चाहें, बहुत ही बेसिक लेवल पे कोशिश करें। जी काजिम। सर हम उसको बताएंगे कि जो नंबर से 2 के ऊपर डिवाइड हो रहे हैं वो इवन है और बाकी और। हाँ जी, जो कि 2 के ऊपर पूरे पूरे डिवाइड हो जाए, ठीक है। ये बिल्कुल सही है, सही है। और इससे उसका मल्टीपल्स का कॉन्सेप्ट, 2 के मल्टीपल्स का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है। लेकिन 2 के ऊपर पूरे पूरे डिवाइड होने का क्या मतलब, वैसे तो 5 भी 2 पे तकसीम हो जाता है, लेकिन जवाब उसका 2.5 आएगा। पूरे पूरे डिवाइड होने का मतलब ये है। हाँ जी बताएं, बोले। और उसमें फ्रैक्शन आ जाएगी ना 2.1। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है। सो पूरे पूरे डिवाइड होने का मतलब है कि रिमाइंडर कुछ नहीं बचना चाहिए, ठीक है। ऐसे समझ सकते हैं ना हम। यस सर। रिमाइंडर कुछ नहीं बचना चाहिए और जी सर। पॉइंट कहीं नहीं लगना चाहिए, फिर हम कहते हैं कि पूरा पूरा डिवाइड हुआ है। तो सर बात तो एक ही हुई ना, वो मल्टीपल वाली भी डिवीजन वाली। हाँ, मैं आपकी बात ज़रूर मान रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपने अपने कंप्यूटर को ऐसे समझना है जैसे वो एक छोटी क्लास का बच्चा है जिसको आपने शुरू से कंसेप्ट समझाना है। तो आप मुझे तो कहेंगे कि 2 के मल्टीपल्स मुझे तो समझ लग जाएगी क्योंकि मैं वो सारी चीज़ें पहले पढ़ चुका। लेकिन एक छोटा जी बच्चा है 1 क्लास का या 2 क्लास का जिसे अभी मल्टीपल्स का पता नहीं है, वो आप उसको मल्टीपल्स कहेंगे तो वो समझ नहीं पाएगा, ठीक है। ये कंडीशन मैं रख क्यों रहा हूँ, आपका जवाब गलत नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी C++ लैंग्वेज में कंप्यूटर को इस तरह से समझाएंगे कि जी मल्टीपल्स ऑफ 2, तो कंप्यूटर भी नहीं समझ पाएगा। क्यों? क्योंकि C++ लैंग्वेज के थ्रू कंप्यूटर मल्टीपल्स के कॉन्सेप्ट से वाकिफ नहीं है, ठीक। लेकिन कंप्यूटर रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट से वाकिफ है। सिमिलरली छोटे बच्चों को हम पहले से ही रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट से वाकिफ करवा देते हैं। सो हम इस वजह से कहते हैं कि कोई ऐसा नंबर जो 2 पे डिवाइड किया जाए और रिमाइंडर 0 बचे, तो हम कहते हैं कि वो इवन नंबर है। अगर रिमाइंडर 1 बच जाए या रिमाइंडर नॉन 0 बचे
तो फिर हमारे पास ऑड नंबर है। सो यही आइडिया, यही कॉन्सेप्ट हमने यूज करना है कंप्यूटर को सिखाने के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ, प्रोग्राम बनाते हैं। डेव C++, ओके, न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं, हेडर फाइल्स लगाते हैं। सर स्क्रीन नहीं आ रही। सर स्क्रीन नहीं आ रही, चलो मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ जी। अब दिखाई दे रही है? नहीं सेव प्राइमिंग मोड नहीं आ रही है सर, चल रहा है। आ रही है। नेम स्पेस यूज कर लेते हैं, मेन फंक्शन स्टार्ट कर लेते हैं और मेन बॉडी स्टार्ट कर लेते हैं। सो हम ये करना चाह रहे हैं कि हम एक नंबर लेना चाह रहे हैं और उसको ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि ये नंबर इवन है या नंबर ऑड है। सो मैंने कहा था कि हमने कंप्यूटर को समझाना है ये रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट के जरिए कि अगर रिमाइंडर 0 बचे तो हमारे पास नंबर इवन होगा। आप हमने देखा था कि रिमाइंडर की जो कमांड डेव C++ में हम यूज करते हैं वो तब ही वर्क करती है जब नंबर इंटीजर हो। अगर नंबर इंटीजर ना हो तो फिर रिमाइंडर का कंसेप्ट लगता ही नहीं है, रिमाइंडर का ऑपरेटर एरर दे देता है। सो हम अपना नंबर जो है वो इंटीजर के तौर पर लेंगे, ठीक है। नंबर का कोई भी नाम ले लें, x लिख लें, ठीक है। सो हम अलाउ कर देते हैं कि इसकी वैल्यू इनपुट कर दी जाए। सो मैं लिखता हूँ एंटर द नंबर एंटर कर दे और नंबर स्टोर करवा देते हैं x के अंदर। फिर हम कहते हैं कि जी अब इस नंबर को मैंने चेक करना है कि क्या ये नंबर इवन है या ऑड है, ठीक है। सो मैं स्टेटमेंट लगाता हूँ इफ, आप चाहें तो x को 2 पे डिवाइड करके देख सकते हैं उसको, उसका रिमाइंडर जो है वो किसी और वैल्यू में स्टोर करवा देते हैं। चले मैं रिमाइंडर किसी और वैल्यू में स्टोर करवा देता हूँ r, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ r इज इक्वल्स टू x कैरेट 2, ठीक है। सो ये रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट लग गया। सो मतलब अगर अब यहाँ से हम देख सकते हैं अगर तो x इवन नंबर होगा तो डिवाइडेड बाय 2 रिमाइंडर उसका बचेगा 0, तो r की वैल्यू आ जाएगी 0। अगर x जो है वो ऑड नंबर होगा तो डिवाइडेड बाय 2 रिमाइंडर उसका बचेगा 1, r की वैल्यू हो जाएगी 1। r की वैल्यू 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, या आप 0 और नॉन 0 कर लें। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लगाता हूँ इफ, और उसके अंदर कंडीशन लिखनी। कंडीशन ये होती है कि वो शर्त बताएं। तो मैंने यही कहना ना कि रिमाइंडर जो है वो 0 बचे तो r इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब आपने कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हमने देखा था कि जब हमने इक्वल लिखना होता है तब हम 2 दफ़ा इक्वल लिखते हैं, और उसकी वजह हमने देखी थी कि क्योंकि जब हमने नॉट इक्वल टू लिखना है तो फिर उसमें भी इक्वल आता है, फिर वो कंफ्यूजिंग होगा। चले सेमीकोलन लगाए बगैर इस कमांड को एंटर कर दिया। इफ r इज इक्वल टू 0 तो हम सी आउटपुट करेंगे द नंबर दिस इज एन इवन नंबर, ठीक है। और ये ले स्टेटमेंट एंड हो गई। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर r 0 ना हो तो फिर हमारे पास ऑड नंबर भी आए, तो हम लिखेंगे एल्स, मतलब कंडीशन क्या, नेगेटिव, r इज इक्वल टू 0 पॉजिटिव और एल्स उसका नेगेटिव। तो फिर हम सी आउटपुट लिखेंगे दिस इज एन ऑड नंबर, ठीक है। सो दिस इज, हमारा फंक्शन कंप्लीट हो गया।
सो अब देखिए हमने दो स्टेटमेंट्स लिखी, ये वाली और ये वाली। सो इफ एल्स और उसके साथ हमने इफ एल्स कंडीशन लगा दी। सो इफ एल्स हमें कहता है कि दोनों स्टेटमेंट्स रन नहीं हो सकती। सो हमें पता है तो या तो इवन नंबर वाली स्टेटमेंट रन होगी या ऑड नंबर वाली स्टेटमेंट रन होगी, दोनों नहीं रन हो सकती। फिर इफ एल्स हमें ये भी कहता है कि ऐसा भी नहीं हो सकता कि दोनों ही ना रन हो, ठीक है, दोनों में से कम एक तो रन होनी है। तो कंपाइल करके देखते हैं। जी मरियम। सर ये जो आपने स्टेटमेंट लिखी है इसके आगे आपने ये जो अलामत लिखी है ये क्यों लिखी है? अच्छा मैं बता दूं, इसका कोई कोड में मसला नहीं है, ये मैंने एक्सक्लेमेशन के तौर पर लिखा है। एक्सक्लेमेशन का मतलब होता है अगर हम किसी को बात बताते हैं तो उसके आगे ये निशान लिख देते हैं, ये फर्क बताता है। अगर क्वेश्चन मार्क लिखा हो तो उसका मतलब होता है कि मैं पूछ रहा हूँ, अगर ये एक्सक्लेमेशन मार्क लिखा हो तो उसका मतलब होता है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसके आगे ये जो सिंबल लिखा है इसका मतलब कंप्यूटर हमें बता रहा है कि ये इवन नंबर है, ठीक है। तो सिर्फ ये बात के लिए है। रन करके देखते हैं, उसने कहा एंटर द नंबर, नंबर लिखते हैं 25, तो आंसर आ गया दिस इज एन ऑड नंबर। 25 ऑड नंबर होता है। अब इसको क्लोज करें और प्रोग्राम में कोई भी तब्दीली किए बगैर दोबारा से रन करें और अब आंसर लिखे 12 इवन नंबर होता है। एंटर करें तो देखें दिस इज एन इवन नंबर। तो हमने देख लिया कि हमारे पास दोनों चीजें लगातार रन नहीं होती, इकट्ठी रन नहीं होती, दोनों स्टेटमेंट साथ नहीं आ सकती, लेकिन दोनों में से एक जरूर आएगी। सो अगर रिमाइंडर 0 बचे, देखें 12 को 2 पे डिवाइड करें तो r इज इक्वल टू 0 बचेगा ना। सो हमारे पास इवन नंबर आ गया। लेकिन 25 को 2 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 बचेगा और हमारे पास r इज इक्वल टू आ गया ऑड नंबर, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट इवन एंड ऑड। ओके, सो कोई सवाल सो फार? कोई और मिस? हाँ जी, हाँ जी पूछो। सर जब फ्लो चार्ट बनाते हैं तो उसमें जो फ्लोट है उसको कैसे डिफाइन करेंगे इनपुट में? किस चीज को? सॉरी सर इंटीजर वैल्यूज को तो इनपुट ए बी इस तरह डिफाइन कर देते हैं, लेकिन जो फ्लोट है उसको किस तरह हम डिफाइन करेंगे जब फ्लो चार्ट बनाते हैं तब? अच्छा, उसके लिए पहले तो देख लें इस प्रोग्राम में आपने फ्लोट नहीं लेना, ठीक है। इस प्रोग्राम में अगर आप फ्लोट ले लेंगे तो ये जो रिमाइंडर का ऑपरेटर है ये इनवैलिड हो जाता है। सो इस प्रोग्राम में तो आपने फ्लोट नहीं सोचना, इस प्रोग्राम में आपने इंटीजर ही सोचना है। दूसरी बात कि अगर किसी प्रोग्राम में फ्लोट आ जाता है तो फ्लो चार्ट में कैसे लिखे, तो देखें इसी प्रोग्राम, ये जो भी हमने प्रोग्राम बनाया इसका फ्लो चार्ट देखें, इनपुट एन। आपने इनपुट में सिर्फ वो वेरिएबल का नाम लिखना होता है, ये साथ नहीं लिखना होता कि फ्लोट है या इंटीजर है, वो जो मर्जी हो। इनपुट एन लिखा, यहाँ पे उसने एन नाम दिया, मैंने एक्स नाम दिया था। तो आपने जब मेरे वाला प्रोग्राम देखना है एक्स और आर, तो आपने लिखना है फ्लो चार्ट में, आपने ये बात लिखनी है, आपने लिखना है इनपुट एक्स एंड आर, नहीं सॉरी इनपुट एक्स, क्योंकि हम आर लिख तो रहे हैं लेकिन इनपुट हम सिर्फ एक्स को करवा रहे हैं, ठीक है। सो आपने इनपुट एक्स लिखना है, इनपुट इंटीजर या इनपुट फ्लोट नहीं लिखना। फ्लोट हो इंटीजर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने सिर्फ उसका जो नाम है वो लिख देना, ठीक है। और बेसिकली ये चीज हम फ्लो चार्ट में लिखते ही नहीं है, हम फ्लो चार्ट में ये चीज लिख रहे हैं, ये सिर्फ डिफाइन किए डिक्लेयर किए गए, डिक्लेरेशन को हम फ्लो चार्ट में नहीं लिखते, यहाँ पर इनपुट किया गया। आपको इन दोनों स्टेप्स में फर्क पता होना चाहिए। ये डिक्लेरेशन है, हमने मतलब एक्स और आर दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया, लेकिन इनपुट हमने सिर्फ एक्स को करवाया, आर को हमने इनपुट नहीं करवाया। तो ये जो डिक्लेरेशन है ये तो आती ही नहीं है, ये फ्लो चार्ट में आती ही नहीं। सो ये वाली जो चीज हमने यहाँ पे लिखी वो यहाँ पे नहीं लिखनी, हमने यहाँ पर लिखनी,
तो ये जो चीज है वो आपने मिस करवा देनी, वो आपने फ्लो चार्ट में लिखनी नहीं है। हाँ, तो आर को क्या करेंगे, आर को आप सिंपली स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं हम, स्टेटमेंट और इसी तरह लिख देंगे r इज इक्वल टू एक्स रिमाइंडर 2। स्टेटमेंट आपने लफ्ज नहीं लिखना, स्टेटमेंट के लिए एक शेप होती है, जैसे कि ये पैरेललोग्राम है तो स्टेटमेंट के लिए हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप होती है, तो आप नीचे रेक्टेंगल लगाएंगे। इसने क्या किया, इसने इफ कंडीशन के अंदर ही वो कर दिया है, रिमाइंडर ले लिया, मैंने उसके लिए एक और स्टेटमेंट लगा दी। ठीक है, तो अगर इसका मैं फ्लो चार्ट बनाऊंगा तो फिर इस जगह पर एक और रेक्टेंगल लगेगा और उस रेक्टेंगल के अंदर ये चीज लिखी जाएगी। ठीक है, सो उसके बाद हमारे पास कंडीशन लगी, इफ कंडीशन कि क्या रिमाइंडर 0 बचता है, अगर 0 बचता हो तो फिर प्रिंट करें इवन नंबर है, फॉल्स हो मतलब रिमाइंडर 0 ना बचता हो तो फिर प्रिंट करेंगे जी ऑड नंबर, और फिर हमारे पास प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक है, दैट इट इज जी। जहाँ पर हम लोगों ने इफ कंडीशन लगाई है, हाँ जी, उसमें हम लोग डबल इक्वल क्यों यूज करें, हम क्या यूज करें, डबल इक्वल क्यों यूज करते ओके, हैं? डबल इक्वल, यस। ठीक है, इधर देखिए कंडीशनल स्टेटमेंट्स का सिंटैक्स फर्क होता है, हमने इसी चैप्टर में पढ़ा था, मैं उस पेज पे आ जाता हूँ। ये देखिए रिलेशनल एक्सप्रेशंस, यहाँ पे इसमें इक्वल वाला तो लिखा ही नहीं है, चले मैं आपको वैसे बता देता हूँ। हाँ, ये देखिए ये है इक्वल ऑपरेटर। इक्वल ऑपरेटर दो इक्वल के साथ लिखा जाता है। दो इक्वल के साथ क्यों, क्योंकि इक्वल से मिलते जुलते और भी ऑपरेटर्स हैं, जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। सो अब कॉपी पे लिखना तो बड़ा आसान है, इक्वल लिख के एक दफा ऊपर कट कर दें तो नॉट इक्वल हो जाता है, लेकिन कंप्यूटर में ऐसा कोई सिंबल मौजूद नहीं है जो इक्वल लिख के उसके ऊपर कट किया जा सके। तो फिर नॉट इक्वल जो है वो इक्वल के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के नॉट इक्वल बनता है। सो हम क्या करते हैं कि हम समझते हैं कि कंप्यूटर ऐसा ना समझ लें कि इसने इक्वल लगा के साथ कुछ और भी लिखना था, इस वजह से हम इक्वल को बजाते खुद भी थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं और उसको 2 दफा इक्वल लिखते हैं, ताकि ये पता चले कि ये एग्जैक्टली इक्वल की बात है। ठीक है, अच्छा, इनसे फर्क करने के लिए, इन तीनों से फर्क करने के लिए हम डबल इक्वल लगाते हैं। दूसरी बात, कभी भी स्टेटमेंट के अंदर डबल इक्वल नहीं लगता, जैसा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने सिंगल इक्वल ही लगाया, कंडीशन के अंदर डबल इक्वल लगता है, मतलब जब आप इफ लिखेंगे या एल्स लिखेंगे उन कमांड्स के अंदर डबल इक्वल लगाते हैं। जब आपने अपनी स्टेटमेंट लिखनी ना, a इज इक्वल टू बी या a इज इक्वल टू बी प्लस सी या a इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाय 2, तो तब आपने सिंगल इक्वल ही लिखना है, लेकिन जब आप कंडीशन लगा रहे होंगे तब आपने डबल इक्वल लिखना है। ओके, ओके सर। कोई और सवाल? ओके, अगर कोई और सवाल नहीं है तो मैं मीटिंग अब एंड कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि सब लोगों की असाइनमेंट्स पहुँच गई होंगी। मैं अभी देखता हूँ और उनको सारों को एक जगह इकट्ठा कर लेता हूँ। इसके बाद जो मेरे पास असाइनमेंट आएंगी वो एक्सेप्टेड नहीं होंगी। ठीक है, चलिए कोई और सवाल अगर कोई पूछना चाहता है तो पूछ लें, अदरवाइज मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। जी नूर फातिमा। सर लेक्चर से रिलेटेड नहीं है, हाँ लेकिन जी, पूछे। सवाल है। हाँ जी, यूनिवर्सिटीज़ का की ओपनिंग का जो है कि अगस्त में ओपन हो रही है, ये र्यूमर है या ठीक है? सुना है मैंने, लेकिन मुझे इसमें कितनी हकीकत है इस बात का मुझे नहीं पता। ओके, थैंक यू। चलिए फिर मैं मीटिंग, जी अनीशा। सर जिन्होंने असाइनमेंट पेजेस पे लिखी है आप उनके एक्सेप्ट करेंगे? देखिए असाइनमेंट पेजेस पे लिखना कोई मसला नहीं है, आपने फ्लो चार्ट पेपर पे बनाए कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे आप जब सेंड करें तो आप पीडीएफ सेंड करें, वर्ड फाइल या वो सेंड ना करें। ठीक है, और आपने ऊपर रोल नंबर लिखिए, कोई ऐसा मसला नहीं। पेपर पर भी बनाई एक्सेप्टेड होगी, मतलब हैंड रिटन भी एक्सेप्टेड होगी।
हाँ, कुछ जगह आएंगी जहाँ पर हैंड रिटन एक्सेप्टेड नहीं होगी, जैसा कि मैं कहूँ कि जी ये चीज़ का आउटपुट मुझे दिखाएं या कोड लिख के दिखाएं। खैर कोड भी आप पेंसिल से लिख सकते हैं कॉपी पे, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। सो कोई ऐसा मसला नहीं जी। कोई और बात? ओके, ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, फिर कल को इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।